काम करना चाहते भी हैं, उनकी एबिलिटी भी है काम करने की, लेकिन वो लोग एक्चुअल में जॉब रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब रॉ मटेरियल से ही तो कोई फाइनल गुड बनेगा लास्ट में जाके, इसीलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज में होती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती। फिक्स वर्किंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं अनिका बेस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, जो है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपका जो इस चैप्टर पे पकड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखो, जब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो देखो, जैसे कि आपको नाम से ही अब पता चल गया है कि वो चीज़ें जो कि आपकी इकोनॉमी से जुड़ी होगी। इकोनॉमी किससे जुड़ी होती है? मनी से जुड़ी होती है। ज़्यादातर तो इकोनॉमी मनी से ही जुड़ी है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से समझ के चलो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि आपके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जिससे आपको मनी मिल सके, अर्निंग हो सके। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिससे आपकी अर्निंग हो सके। ठीक है जी। अब देखो, ये जो एक्टिविटीज़ है उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो देखो, जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो सबसे पहला ये सेक्टर होता है। ठीक है, और वो जितनी भी एक्टिविटी होती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप कहो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या कहो नेचर से रिलेटेड, जितना सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड होती है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होती है, ठीक है, नेचर से कनेक्टेड होती है, वो सारी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, पीपल इन दिस सेक्टर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। अब देखो, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए लोग क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फार्मिंग हो गया, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक है, ये सारा आपका आ जाता है इस सेक्टर के अंदर। और साथ ही साथ एक बात नोट कर लो कि ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब रॉ मटेरियल से ही तो कोई फाइनल गुड बनेगा लास्ट में जाके, इसीलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म है आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो देखो, इसे ना इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहा जाता है। तो देखो, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके या मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपका क्लोथ से हमने बनाया, कॉटन से हमने बनाया क्लोथ, और शुगर केन से हमने बनाया शुगर। ठीक है, और हमने क्या किया? बिल्ड किया हाउसेस को, हमने मैन्युफैक्चरिंग की कार्स को फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितना भी काम है ना, वो फैक्ट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, फैक्ट्रीज में हो रहा है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, जो आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, हम मेन तौर पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसे फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना थर्ड सेक्टर की, जो कि है आपका टर्शरी सेक्टर। अब देखो, टर्शरी सेक्टर का भी अपना एक दूसरा नाम है, ठीक है, जो कि है आपका सर्विस सेक्टर। अब इसे सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व करता है जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या करती है? हेल्प करती है दोनों को, बिजनेस को भी हेल्प करती है और कंज्यूमर्स को भी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाता है। ये क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर हो गया। बैंकिंग सर्विसेज जो आपको मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, शॉपकीपर्स, तो ये सारा आपका कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है आपका टर्शरी सेक्टर में। और हमने ये चीज़ भी पढ़ ली है कि इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसे सर्विस सेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों को सपोर्ट करता है, जो अदर 2 सेक्टर है ना, उसको भी सपोर्ट करता है और लोगों को भी सपोर्ट करता है, जनता को भी सपोर्ट करता है। ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद टर्शरी सेक्टर। अब देखो, इसको इस तरीके से समझो कि पहला आपका हो गया फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल जहाँ से आपको मिल रहा है। सेकेंड स्टेज क्या हो गया? सेकेंड स्टेज में आप किसी चीज़ को बना रहे हो। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? आप उस चीज़ को बेच रहे हो। सिंपल सा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप मान के चलो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा सेक्टर्स कौन कौन से हैं और क्या क्या उनके नाम है दूसरे, उसे ज़रूर एक बार ध्यान में रख लेना।
इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि आपका हो गया लेबर लॉ, यानी कि फॉलो किए जाते हैं। मिनिमम वेजेस हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया, ठीक है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी, विशेषताओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है ये जॉब, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 10 से 5 की जॉब है तो वो आपको 8 बजे तक रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 5 की जॉब है तो 10 से 5 में ही आप घर आओगे और 10 से 5 में ही आप जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी का आपको देखने को मिलती है, रेगुलर सैलरी दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पे पेड लीव दी जाती है, पेंशन दिया जाता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, आपका बैंक्स हो गया, स्कूल एंड कॉलेजेस हो गया, जॉब्स की बात की जा रही है, ठीक है। जो आपकी जॉब्स प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के द्वारा, स्कूल कॉलेजेस के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा, लार्ज कंपनीज होगी जैसे कि टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके बाद इसी के उल्टा बात कर लेते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आएगी, है ना। तो देखो, आप पढ़ लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये सेक्टर इंक्लूड करता है कौन सी, स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंपनीज जो होती है, ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज जो होगी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती। ऑब्वियसली छोटी कंपनीज है तो अभी कहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं होती गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और प्रॉपर लॉज को भी वो फॉलो नहीं करती, लेबर लॉज को भी फॉलो नहीं करती। नॉट रजिस्टर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती। इरेगुलर वर्किंग आवर्स हो गया, 9 से 10 की, सॉरी 9 से, अगर 9 की जॉब भी मान के चलो उसने बोली है, आपको इतना ज़्यादा टाइम वर्किंग आवर बोला गया है, उसके बावजूद भी 10-10 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर 8 से 6 की बोली है तो आपको 10-11 बजे तक काम करना पड़ेगा। ऐसा भी देखने को मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स है, बट स्टिल देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपको मेहनताना दिया जाता है, वेजेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं या तो अनस्टेबल होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है लोगों को सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और कोई बेनिफिट भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो आपको स्ट्रीट वेंडर्स जो देखने को मिलते हैं, स्मॉल शॉप वर्कर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर लेबर जो आपको देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जॉब्स जो है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है। फटाफट एक समरी टेबल देख लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। रजिस्ट्रेशन कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ऑब्वियसली नहीं होता और ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज में होती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ऑर्गेनाइज में होता है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होता। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज में होते हैं, जैसे कि आपका पेंशन हो गया, ठीक है, पेड लीव्स हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक, फैक्ट्री, स्कूल हो गया, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है, छोटी मोटी फैक्ट्रीज की बात नहीं की जा रही है। और आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया, फार्मर्स हो गया, फार्मर्स की जॉब हो गई, स्मॉल शॉप वर्कर्स हो गया, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड हैव एबिलिटी टू वर्क, ठीक है, यानी कि वो काम करना चाहते भी हैं और उनकी एबिलिटी भी है काम करने के लिए, लेकिन वो लोग एक्चुअल में जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ है, क्या रीज़न है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला कॉज है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब है कि जब लोगों का जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से क्या होता है, जॉब्स कम पड़ जाती है, जिससे कुछ लोगों को तो जॉब्स मिल पाती है लेकिन कुछ लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, यानी कि अगर लोगों में एजुकेशन की कमी होगी, स्किल्स की कमी होगी, तो क्या होगा, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मान के चलो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स मांगते हैं कि आप अगर ये स्किल आपके पास है तो हम आपको हायर करेंगे, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है तो वो लोग आपको हायर थोड़ी करेंगे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न में। साथ ही साथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, मान के चलो कि अगर किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लो है, तो इससे क्या होगा, जो फैक्ट्रीज हो गई, शॉप्स हो गई या नई कंपनीज होगी वो भी नहीं खुलेगी, है ना, जिस वजह से जो जॉब के मौके हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। साथ ही साथ डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि अभी भी क्या है, लोग
एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, खेती का काम होता है। अब खेती क्या होती है, हर सीज़न में खेती तो नहीं कर सकते, ठीक है, ऑफ सीज़न आपको पता है खेती नहीं चलती, तो जिससे क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है इस सेक्टर में। तो ये भी आपका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब हमें देखने को मिलता है कि कुछ कंपनीज़ जो है ना पुरानी मशीन्स का यूज़ करती हैं, ठीक है, या तो वो अवेलेबल है ख़रीदने के लिए, ठीक है, वो नई मशीन्स ख़रीद नहीं पा रही हैं, या तो वो ख़रीदना नहीं चाहती हैं, है ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से कि स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उस पर। तो इससे क्या होता है इंडस्ट्रीज़ को, जब हम देख रहे हैं कि स्पीड कम है, क्वालिटी कम है, तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो यही हमें देखने को मिलता है। अब प्रॉफिट कम होगा तो हायरिंग भी कम होगी, ठीक है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या है ना। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉवर्टी बढ़ेगी, ये तो सबको पता है, गरीबी बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना, क्राइम भी बढ़ेगा, साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोगों के पास कमाने का जरिया ही नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो लोग कमाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, क्राइम की तरफ दौड़ जाते हैं, चोरी चकारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो किस लिए हो रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो लोग, है ना। इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को हमें मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग जो है वो काम करना चाहते हैं और उनकी एबिलिटी भी है काम करने की, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, तो वो कैसे काम करेंगे। तो यही कॉज है आपका, यही इफेक्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो देखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं ना उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। और अगर जितने लोग रिक्वायर्ड है, मान के चलो अगर 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें से 3 ही रिक्वायर्ड है, यानी कि 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अब हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम इन 3 को हटा दें तो भी जो काम का टोटल आउटपुट होगा ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे ही हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, मान के चलो कि अगर हम क्या कह रहे थे कि एक आदमी को 200 रुपये मिलना था, ठीक है। अब देखो उस काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं तो पैसों का भी तो बंटवारा होगा, तो क्या करेंगे हम, एक जो 200 रुपये एक जने को मिलना था उसे 2 जनों को 100 रुपये दे देंगे, है ना। तो ये भी हमें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं, वैसे ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ना हमें एग्रीकल्चर से ज़्यादा देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर एक पूरी की पूरी फैमिली ही लगी हुई होती है एग्रीकल्चर में, ठीक है। हालांकि काम जल्दी हो जाता है वो आप कह सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतने लोगों की, है ना। एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं, तो मान के चलो कि एक जगह एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पर क्या है 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरी फैमिली है 6 लोगों की, वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 3 जने भी उस काम को करें ना तो वो काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही सिचुएशन क्या है, जो 3 लोग है ना एक्स्ट्रा वो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्चुअल नीड नहीं है, वो लोग कहीं और जाके भी अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे ही काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर, जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ये इस चैप्टर में भी मेंशन किया गया, दोनों चैप्टर में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये वन ऑफ इम्पॉर्टेंट आप इसको मान के चलो, है ना, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में है। अब देखो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक कंट्री के अंदर जो भी टोटल वैल्यू है ना आपकी, जितने भी फाइनल गुड्स है, सर्विसेज है, प्रोड्यूस की गई है उसका, ठीक है। और ये कितने टाइम पीरियड की बात करता है, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करता है, और यूजुअली ये 1 ईयर का ही होता है, ठीक है, मतलब आमतौर पर 1 ईयर ही हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो देखो फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि अब प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, अब प्रोड्यूस किए जा चुके हैं फाइनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब वो और रीसेल पर्पस के लिए या उनसे फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो सारे हो गए आपके फाइनल गुड्स। इसके बाद एग्जांपल की बात की जाए तो मान के चलो कि एक आपने कार परचेज़ की गई, एक फैमिली ने कार परचेज़ की, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो कार क्या होगी, फाइनल गुड होगी, क्योंकि अब वो रेडी टू यूज़ है, ठीक है।
उसे किसी और गुड्स बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कंज्यूमर जो बायर है, जिसने परचेज़ किया, कस्टमर जो है वो उसको कंज्यूम भी करेगा, ठीक है, वो उसका फाइनल यूज़र है, इसीलिए हम इसे कहेंगे फाइनल गुड्स। और मान के चलो आपका जो कार का टायर है वो क्या होगा, वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है, हर एक टर्म को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, हर एग्जाम्पल को आप समझ पाए होंगे और अच्छे से आप उसको पेपर में लिख पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।